हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपके। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरे हालचाल भी अच्छे हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों अपनी प्रॉब्लम की और प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं। तो बच्चों, अपनी प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि हमारे पास में वी हैव टू आइडेंटिकल चार्जेस। दोनों आइडेंटिकल चार्जेस Q और Q है। ये वैक्यूम में जो है R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और इन पर लगने वाला जो फोर्स है दैट इज कैपिटल F। ठीक है ना, इन पर लगने वाला जो फोर्स है दैट इज कैपिटल F। अब क्या किया हमने, इस वाले सिस्टम को जिसमें दो चार्ज आइडेंटिकल थे, इस वाले सिस्टम को एक अदर मीडियम में प्लेस कर दिया। ठीक है ना, और उस मीडियम के लिए अगर हम लोग बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है उसका K है। ठीक है, और उस मीडियम में इस तरह से प्लेस किया इन चार्जेस को Q और Q को कि उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R से चेंज होकर क्या हो गई R डैश। ठीक है, लेकिन फोर्स अब भी क्या है, सेम है। फोर्स पहले F था, अभी भी क्या है F है। इन दैट केस आपको R डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी बच्चों इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए दोनों केसेस में हमारे पास फोर्स सेम आ रहा है और हमें एक बात पता है कि जब भी हम लोग मीडियम चेंज करेंगे आपका जो फोर्स है चार्जेस के बीच में लगने वाला वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर सिस्टम एज इट इज है, एज इट इज सिस्टम के बीच में हमने दूसरा मीडियम इंसर्ट कर दिया तो दूसरा मीडियम इंसर्ट करने से क्या होता है, फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कम हो जाता है। एफ डैश जो है वो F डिवाइडेड बाय K हो जाता है। लेकिन यहां पर हमें क्या कंडीशन दे रखी है, यहां पर कंडीशन कुछ इस तरह से है कि पहले चार्ज आपके वैक्यूम में रखे हुए हैं, वो सिस्टम आपका कुछ इस तरह से बना हुआ और उनके बीच में लगने वाला फोर्स F है। अब उन्हीं चार्जेस को हमने क्या किया, एक अदर मीडियम में प्लेस कर दिया और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है आपका। लेकिन अब भी चार्जेस पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, कैपिटल F ही है। फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो कुछ अदर चीज जो है वो जरूर चेंज होगी क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम चेंज हो चुका है आपका। तो इसी वजह से यहाँ पर R जो है वो चेंज हो जाएगा। R क्या हो जाएगा आपका, R डैश हो जाएगा। तो हमें R और R डैश में एक तरह से रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो F जो होगा वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है, तो Q1 भी Q है और Q2 भी क्या है Q, तो Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो जाएगा। तो F होगा अपने पास में बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए यहां पर भी फोर्स जो है वो F ही है। सेकेंड वाले केस में जो फोर्स आ रहा है आपका वो भी क्या है, F है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी F निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये होगा 1/4 पाई, यहां पर एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, ओनली आपका एप्सिलॉन आएगा। और एप्सिलॉन जो है वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होती है आपकी, रिलेटिव परमिटिविटी होती है। एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम बोलते हैं। और यही एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के इक्वल होती है। तो एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नोट इनटू K लिखेंगे बच्चों। तो देखो यहां से क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, यानी कि Q1 भी Q है और Q2 भी क्या है आपके पास में Q, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर R जो है वो चेंज हो गया है R डैश से, तो क्या हो जाएगा R डैश का स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R डैश स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास में। अब देखिए यहाँ पर भी फोर्स F है, यहाँ पर भी फोर्स F है, यानी कि दोनों चीजें जो है, दोनों इक्वेशंस जो है सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर 1 किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास में, 2 के इक्वल। तो पुटअप कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R डैश का स्क्वायर। तो देखिए Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, बचेगा क्या अपने पास में 1/R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/K इंटू R डैश स्क्वायर। तो यहां से R डैश स्क्वायर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा आपके पास में, R डैश स्क्वायर जो होगा वो होगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K, या फिर R डैश की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने जाएं तो किसके इक्वल होगी, R डिवाइडेड बाय √K के इक्वल। यानी कि R डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। R डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए R से, क्योंकि K की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 से ज्यादा। तो R और R डैश का रिलेशन क्या आ जाएगा आपके पास में, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन बहुत सारे अदर क्वेश्चंस में होती है। कैसे होती है बच्चों वो हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। इसलिए आप लोग इसको समझना अच्छी तरह से कि जब हमारे पास में क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम चेंज होता है तो R चेंज हो जाता है। मान लिया जाए अगर हम लोग बात करते हैं इस सिस्टम से इस सिस्टम में जाने की, कि जैसे पहला सिस्टम अपना ये था, ठीक है, कि दो जो आपके सेम इक्विवेलेंट चार्जेस हैं, ठीक है, वो क्या कर रखे हैं, R डैश डिस्टेंस पे रखे और उनके बीच में लगने वाला फोर्स F है। ठीक है, और उन्हीं चार्जेस को अगर हम लोग वैक्यूम में कंसिडर करें, ठीक है ना, वैक्यूम में कंसिडर करें, फोर्स भी यही वाला कंसिडर करें, तो R डैश जो है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, R से। मतलब ऐसे अगर क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं जिनमें हम लोग कोई भी डाइलेक्ट्रिक
स्लेब जो है मीडियम के बीच में इंसर्ट करते हैं, किसी मीडियम के बीच में इंसर्ट करते हैं अदर मीडियम के बीच में, इन दैट केस अगर हमें पूरे मीडियम को क्या करना है, वैक्यूम मानकर क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, आर डैश को आर से रिप्लेस करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे वो हम लोग अगली प्रॉब्लम में समझते हैं। ठीक है, तो अगली प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, अगली प्रॉब्लम अपनी क्या है, देखिए। हाँ तो बच्चों देखिए अपनी अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली प्रॉब्लम में क्या कहा गया है कि टू आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस स्मॉल r एंड द फोर्स बिटवीन दैम इज कैपिटल F, उनके बीच का जो फोर्स है दैट इज कैपिटल F। नाउ अ स्लेब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 4 एंड थिकनेस r/2 is placed in between the charges, find the new force acts between the charges। तो क्या कहा है उसने, कहा है कि हमारे पास में दो आइडेंटिकल चार्जेस है बच्चा, ठीक है ना। सपोज चार्जेस क्या है, स्मॉल q और स्मॉल q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, टोटल डिस्टेंस है r। ठीक है, इन सिचुएशन में या इस वाली सिचुएशन में इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, f है। तो f तो हमें पता चल जाएगा कि f किसके इक्वल होगा, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये k अलग है और ये वाला k अलग आपका है ना, तो इसको लिख लेते हैं एप्सिलॉन नोट की फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास में कैपिटल F आ गया। अब वो क्या बोल रहा है सेकंड वाली कंडीशन में कि हमने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक स्लेब जो है यहां पर इंसर्ट कर दी, ठीक है ना, एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब जो है वो प्लेस कर दी इन दोनों चार्जेस के बीच में, जिसकी जो आपकी थिकनेस है वो कितनी है, r/2। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब जो है इस तरह से प्लेस कर दी, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लेब का जो k है वो कितना है आपके पास में, 4 है। k कितना है आपके पास में, 4 है, और इसकी जो थिकनेस है दैट इज r/2, यानी कि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया। तो देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट करने से जो नेट फोर्स होगा इनके पास में, ठीक है, या इनके बीच में, वो फोर्स चेंज तो होगा, 100% होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने से फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर ये ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, ठीक है, और ऑप्शन में कोई भी फोर्स F से अगर बड़ा दे रखा है, तो पहली चीज तो वो ऑप्शन कभी होगा ही नहीं आपका। क्यों, क्योंकि सिस्टम सेम है, डिस्टेंस सेम रखी हुई है, सेम रखने के बावजूद क्या किया उसने, एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब को इंसर्ट कर दिया बीच में। अब डाइलेक्ट्रिक स्लेब को इंसर्ट करने से फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। वो क्या होगा आपके पास में, कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एफ डैश जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ डिवाइडेड बाय के के इक्वल, और के की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो एफ डैश जो आएगा वो एफ से कम आएगा। तो इस वाली सिचुएशन में भी अगर ऑप्शन आपके पास में है और उसमें कोई भी फोर्स की वैल्यू एफ से ज्यादा दे रखी है, तो वो फोर्स की वैल्यू एफ से ज्यादा कभी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हालांकि ऐसे क्वेश्चंस देते नहीं है, कभी दे भी दे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग यूज कर सकते हो कि फोर्स कभी भी क्या होगा, एफ से ज्यादा नहीं होगा। अब हमें तो क्या करना है, एक्चुअल वैल्यू निकालनी है फोर्स की। कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करते हैं, ये वाला जो सिस्टम है आपका, ये सपोज एयर है, ठीक है, या एयर ये भी है आपके पास में, एयर या वैक्यूम जो भी लेना चाहो, दोनों के लिए एप्सिलॉन सेम होता है लगभग, ठीक है। तो ये एयर वैक्यूम है, ये एयर वैक्यूम है, लेकिन ये आपका दूसरा मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम क्या है, दूसरा मीडियम। तो इस मीडियम की वजह से फोर्स में कुछ चेंजेस आएगा, ठीक है, यहां पर और यहां पर मीडियम सेम है, जो पहले फोर्स लग रहा था वैसा ही लगेगा। तो हम लोग क्यों ना इस मीडियम को एक पूरा का पूरा एयर के इक्विवेलेंट मीडियम मान ले, या वैक्यूम के इक्विवेलेंट मीडियम मान ले। वैक्यूम के इक्विवेलेंट अगर हमने मीडियम माना है, तो ये जो आर डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो r/2 डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये स्लेब में है, मीडियम है, ये डिस्टेंस क्या है, पिछले क्वेश्चंस की तरह, जैसे आर डैश क्या आया था आपके पास में, आर डैश आया था r डिवाइडेड बाय √k, पिछली क्वेश्चंस की तरह चेंज हो जाएगी। और यहां पर जैसे ये तो आपका किसका रोल प्ले करता है, ये मीडियम में डिस्टेंस है r डैश, यानी कि ये जो r/2 है ये किसका रोल प्ले करेगा आपके पास में, ये r/2 रोल प्ले करेगा r डैश का, ठीक है। तो अगर इसी को हम लोग एक इक्विवेलेंट मीडियम मानते हैं, और पूरा का पूरा मीडियम जो है हम लोग किसके इक्वल मान, देखो बची हुई डिस्टेंस तो कितनी थी आपके पास में, यहां पर जैसे ये डिस्टेंस मान लेते हैं x1, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x2, और अगर हम लोग इसको एयर मीडियम मानते हैं, ठीक है ना, तो एयर मीडियम के लिए ये डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, x किसके मानते हैं, 4 एयर मीडियम। अगर इस वाले
को हम लोग चेंज करके एयर में चेंज करें, जितना फोर्स इसकी वजह से चेंज हो रहा है उतना ही फोर्स अगर एयर में माने, तो सपोज वहां पर जो डिस्टेंस आ रही है आपकी वो कितनी आती है, x आती है। देखो यहां पर तो एक्चुअल में पता है कि एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी r/2 है, लेकिन एयर वाले मीडियम के लिए सेम फोर्स के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखो यहां पर क्या है आपके पास में, एयर वाले मीडियम, टोटल वैक्यूम हमने मान लिया यहां पर। देखो वैक्यूम और एयर में एक ही मान रहा हूं यहां पर, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो ये डिस्टेंस आपकी x1, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये एयर वाले में कितनी हो जाएगी x, और ये वाली कितनी हो जाएगी आपके पास में x2। तो देखो x1 प्लस x2 तो बचा हुआ किसके इक्वल होगा, r/2 के, क्योंकि ये r/2 हो चुका है अपने पास में। अब ये जो स्लेब है, इस स्लेब की वजह से यहां पर x आएगा, यहां पर r/2 नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, x आएगा। और x और r/2 में पिछले क्वेश्चन की तरह हमें रिलेशन पता है कि जो हमारे पिछले क्वेश्चन में r इज इक्वल टू क्या आया था आपके पास में, r इज इक्वल टू r डैश इंटू √k आया था, ठीक है, ये आया था। अब यहां पर r का रोल कौन प्ले कर रहा है, r का रोल प्ले कर रहा है x, तो ये आएगा x। r डैश क्या है आपके पास में, r डैश जो है वो है r/2 के इक्वल, और k किसके इक्वल है आपके पास में, 4 के इक्वल। तो बच्चों वैल्यू पुटअप करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहां पर आएगा r/2 और k की वैल्यू √4 बाहर आएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल। यानी कि जो x की वैल्यू है एयर वाले मीडियम में सेम फोर्स के लिए वो कितनी आई है, r आई है, कितनी आई है, r है। तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें जो नया फोर्स होगा आपके पास में, सपोज वो नया फोर्स कितना है, F डैश है। तो F डैश किसके इक्वल होगा बच्चों, F डैश होगा K, ठीक है, K हटाओ, 4 पाई एप्सिलॉन, पूरा एयर मीडियम मान लिया ना अब हमने, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे डायरेक्टली, ठीक है। Q1 और Q2, Q1 भी Q है और Q2 भी क्या है, Q, तो ये हो जाएगा Q² डिवाइडेड बाय, यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, x1 प्लस x प्लस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x1 प्लस x प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q², और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा r/2 दोनों मिलकर, और ये r तो 3r/2, तो ये हो जाएगा 3r/2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4/9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइडेड बाई r², और ये टर्म आपकी किसके इक्वल है, ये टर्म देखिए स्टार्टिंग में हमने निकाला था f के इक्वल है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, 4/9 f आएगा, ठीक है। देखिए जो आपका नेट फोर्स आया है वो पहले वाले फोर्स से क्या है, कम है। जो नेट फोर्स आया है आपकी बार वो पहले वाले फोर्स से क्या आया है, कम आएगा, और आना ही चाहिए, क्योंकि क्या है, हमने एक नया मीडियम इंसर्ट कर दिया। नए मीडियम के इंसर्ट करने से हमें डेफिनेटली पता है कि फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो नया फोर्स आएगा दोनों के बीच में वो कितना आएगा, 4/9 f। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, तो आप लोगों को उनको क्या करना है कि जो मीडियम आपको दे रखा है उस मीडियम को आपको एयर वाले मीडियम में कन्वर्ट करना है। जो यहाँ पर थिकनेस थी, जो यहाँ पर डिस्टेंस थी, उसको एयर वाली थिकनेस में कन्वर्ट कर देना है, और टोटल डिस्टेंस हमको ले लेना है। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग इस टाइप से या इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखिए, अपनी अगली प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि हमें एक स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पर चार्ज प्लेस्ड है। एक चार्ज जो है आपका उसके सेंटर पर भी प्लेस्ड है, ठीक है। और हमें नेट फोर्स निकालना है आपका कौन से चार्ज पर, स्मॉल चार्ज क्यू पर, कहां पर जो है, जो आपका पॉइंट ओ पर है। यानी कि पॉइंट ओ पर जो ये स्मॉल क्यू चार्ज है आपका, इस क्यू चार्ज पर हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज मिलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, वो कहता है कि हर एक किसी भी एक चार्ज पर उसके आसपास पड़ोस में कितने भी चार्ज हो, ठीक है, सबकी वजह से फोर्स लगता है, और जो नेट फोर्स होता है वो सबके इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। किस सम के इक्वल होता है, वेक्टर सम के इक्वल। तो वही हमें कैलकुलेट करना है कि वो कितना होगा आपके पास में। तो देखिए बात करते हैं हम लोग यहां पर इस क्यू पर फोर्स की, तो इसकी वजह से भी लगेगा, इसकी वजह से भी लगेगा, इसकी वजह से भी लगेगा, और इस वाले चार्ज की वजह से भी लगेगा। और ये है कि स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर है, तो ये क्या है, डायगोनल है स्क्वायर का एक तरह से, ठीक है ना। ये क्या है, डायगोनल है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, देखो ये ए और ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ए से सी तक, ठीक है ना, ए से सी तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2a। ये कैसे होगी,
पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो ना। ये हाइपोटेनियस है आपका, ये क्या है बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो हमारे पास हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा √2a। अब यहाँ से यहाँ तक ये आधा होता है तो ये कितना होगा a डिवाइडेड बाई √2, ये भी कितना होगा a डिवाइडेड बाई √2। उसी तरह से ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी a डिवाइडेड बाई √2 और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी a डिवाइडेड बाई √2। देखिए आप लोग कहते हो ना कि 11th में हम लोग सर बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो उसके पीछे कारण ये है कि जब तक आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आएगी आप इस प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करोगे, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते जब तक आप लोगों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स 11th क्लास में पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए ऐसी जो है √2 आ गया आपके पास में। अब हम लोगों को सारी के सारी डिस्टेंस जो है OA, OC, OB, OD सब पता चल चुका है। हम लोग अगर फोर्स की बात करें ना तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, देखिए ये +Q चार्ज है और ये कुछ नहीं दे रखा तो इसको भी हम लोग +Q मानते हैं। तो +Q और +Q एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, यानी कि FD आपका इस तरफ होगा। उसी तरह से B पर भी +Q चार्ज है, ये भी इसको रिपेल करेगा और इस पर जो फोर्स लगेगा वो आपका कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि FB इस डायरेक्शन में होगा। +2Q और प्लस का Q ये दोनों एक दूसरे को आपस में रिपेल करेंगे और इस पर जो लगेगा इसकी वजह से फोर्स वो आपका कितना होगा FC इस डायरेक्शन में होगा। और यहां पर A पर जो चार्ज है दैट इज -2Q और ये क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो A पर चार्ज है उसकी वजह से भी जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए हम लोग अगर यहां पर देखें ना तो O पॉइंट पर जो चार्ज है आपका, ठीक है ना, ये O पॉइंट पर चार्ज है, इस पर देखो एक फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। डायरेक्शन हमें रिप्रेजेंट करना जरूरी है और जब हमने डायरेक्शन कंसीडर कर ली क्वेश्चन में तो याद रखना हम लोग साइन को कंसीडर प्रॉब्लम को सोल्व करते टाइम नहीं करते। अब हमने यहाँ पर पहले से ही डायरेक्शन कंसीडर कर लिए तो फोर्स की वैल्यू निकालते समय उसको ऐड या उसको हटाते समय हम लोग माइनस साइन यूज में नहीं लेंगे, क्योंकि पहले से हमने क्या किया है डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया है। तो देखो यहाँ पर ये F का FD हो गया, इधर क्या हो जाएगा आपके पास में, इधर हो जाएगा आपके पास में FB और इधर जो है आपका क्या है FC इधर एक्ट कर रहा है और जो आपका FA है वो भी इधर एक्ट कर रहा है। अब देखो अगर ये दोनों फोर्स सेम हो गए FB और FD तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। होता है ना यार, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है मेरे पास में, इस मार्कर को मैंने क्या किया इधर से और इधर से दोनों तरफ से खींचा तो नेट फोर्स जो आएगा इस वाली डायरेक्शन के अलोंग वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जितने फोर्स से इस तरफ खींचा मैंने उतने ही फोर्स से क्या किया है उसको इस तरफ भी खींच रखा है। तो दोनों तरफ फोर्स सेम होने की वजह से जो नेट फोर्स आएगा इस वाली डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं भैया पहले फोर्स। देखो FA अगर हम लोग यहाँ पर निकालें, ठीक है ना, तो FA सबसे पहले FA निकाल लो। FA कितना होगा, ये FA इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा K Q1 Q2। देखो हम लोग यहाँ पर माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि पहले से हमने क्या किया हुआ है डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया है। तो Q1 तो हो गया 2Q और Q2 क्या हो गया आपके पास में Q, तो ये क्या हो जाएगा 2Q² डिवाइडेड बाई R²। अच्छा ये A डिवाइडेड बाई √2 जो है ना इसको मैं A डिवाइडेड बाई √2 को R मान लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा R², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2KQ² डिवाइडेड बाई R²। उसी तरह से FB निकालें। FB क्या है, FB इन दोनों के बीच का फोर्स है आपका, तो कितना हो जाएगा K, Q1 भी Q है और Q2 भी क्या है Q, तो KQ² डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है R² के इक्वल, तो ये हो जाएगा KQ² डिवाइडेड बाई R²। उसी तरह से FC निकालते हैं तो FC कितना होगा आपके पास में, FC होगा इसकी वजह से, और वो क्या होगा आपका रिपल्सिव फोर्स, तो ये तो Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, तो क्या होगा KQ1 यानी कि 2Q और Q2 यानी कि Q, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Q² हो जाएगा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस तो क्या है सेम है हर केस में, तो ये हो जाएगा 2KQ² डिवाइडेड बाई R²। उसी तरह से FD निकालेंगे तो FD भी बच्चा हमारे पास में आएगा KQ² डिवाइडेड बाई R²। तो ये हमारे पास में चारों फोर्सेस आ गए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि FB और FD दोनों सेम आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे की क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस वाली डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा आपका वो क्या होगा, नेट फोर्स इस वाली डायरेक्शन में 0, यानी कि ये फोर्स गायब हो गया आपका। तो बचा हुआ जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में रहेगा, FC भी इस तरफ है और आपका FA भी इस तरफ है, ये O पॉइंट है और ये जो डायरेक्शन है OA वाली है आपकी। तो नेट फोर्स जो होगा दोनों को दोनों फोर्स FC और FA दोनों इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में जो नेट फोर्स आएगा F नेट वो किसके इक्वल आएगा, FA प्लस FC के इक्वल। अच्छा ये भी अगर उधर होता तो नेट फोर्स क्या हो जाता है 0 हो जाता, ठीक है, लेकिन ये इसी डायरेक्शन में है, इस वजह से दोनों का जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, दोनों का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और नेट फोर्स जो आएगा अपने पास में वो कितना आएगा F नेट आएगा, ठीक है, 2KQ² डिवाइडेड बाई R² प्लस 2KQ² डिवाइडेड बाई R², ये हो जाएगा 4
के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू किसके इक्वल है, ए डिवाइडेड बाई √2 के इक्वल। तो इसको जब हम लोग पुट करेंगे तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 8 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा कहाँ पर, पॉइंट ओ पर। क्लियर है बच्चा लोग, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से खुद से ट्राई कीजिए, और फिर भी नहीं आए तो मुझे कमेंट कीजिए, दोबारा से समझाऊंगा मैं आपको। क्लियर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ तो बच्चा लोग अपना अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि हमें एक सिस्टम दे रखा है, और सिस्टम में क्या दे रखा है, सेम चार्जेस जो हैं, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू है, और आगे भी इस तरह के चार्जेस प्लेस्ड हैं, ठीक है। वो डिस्टेंस यहाँ से इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। 0 से पहला चार्ज ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दूसरा 2a पर रखा है, तीसरा 4a पर रखा है, चौथा 8a पे रखा है, अगला 16a पे रखा जाएगा, ठीक है। तो ये ए पॉइंट हो गया, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। आगे भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे आपके, ठीक है ना। तो ये इस तरह से चार्ज जो है अलग अलग पॉइंट्स पर रखे हुए हैं। उन सभी चार्जेस की वजह से जो आपका पॉइंट ए पर चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, उस पर नेट फोर्स निकालना है हमें, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इस ए वाले पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर जो नेट फोर्स होगा वो सभी चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्स की वजह से होगा। तो निकाल लेते हैं भैया, ठीक है। देखो एफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ नेट जो होगा आपके पास में वो होगा बी पर रखे चार्ज की वजह से, प्लस सी पर रखे चार्ज की वजह से, प्लस डी पर रखे चार्ज की वजह से, प्लस ई पर रखे चार्ज की वजह से, प्लस इसी तरह से ये आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा। अब देखो बी पर रखे चार्ज की वजह से फोर्स कितना होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 और Q2 दोनों क्या है, सेम है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्यू स्क्वायर बोल रहा हूँ। तो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस कितनी इन दोनों के बीच में, a, ठीक है। उसी तरह से FC निकाले तो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस कितनी है 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, के क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस कितनी है 4a, तो 4a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, के क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, के क्यू स्क्वायर एफ बी, तो क्या होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, प्लस जो आपका एफ सी होगा के क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, पहले ए थी अब कितनी है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, प्लस अगला के क्यू स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास में 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर। नेक्स्ट के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी 8 है, तो 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64a स्क्वायर, और इसी तरह से कंटिन्यूस ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हर एक में कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये तो हमारे पास में एफ नेट है, तो एफ नेट जो होगा बच्चा लोग वो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। बचेगा जो उसको हम लोग लिखते जाते हैं, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 1/4, यहाँ पर 1/16, वहाँ पर 1/64, और यही प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं ना, तो ये है क्या, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आएगा जब आप लोग ध्यान से देखोगे। तो ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज वाली या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वाली क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, तभी बोलते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 11th क्लास में, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ फिजिक्स में मैथ्स की एप्लीकेशन आ जाती है। अब तुम लोग पता है क्या है, यहाँ तक सॉल्व भी कर लोगे और तुम लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आएगी तो तुम लोग यहीं अटक जाओगे। इसलिए ये सारी चीज़ें पहले ही पढ़ना ज़रूरी होती है। नहीं भी पढ़ी हो तो दोबारा से बेसिक मैथमेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ लेना, उसमें जो जो टर्म्स बची हैं आपकी, ठीक है, जो जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, ठीक है, जो भी बचा है सब पढ़ लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिजिक्स में यूज आ ही जाता है, ठीक है। तो ये है आपके पास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो इस टाइप की होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होती हैं, और जो आपका आर जो है जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो, वो 1 से कम होता है। तो कॉमन रेशियो तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास में, कॉमन रेशियो जो है वो आ रहा है 1/4। कॉमन रेशियो क्या होता है, पहली और दूसरी टर्म का रेशियो निकालते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रेशियो। जरूरी नहीं पहली और दूसरी, तीसरी और दूसरी का भी रेशियो निकाल सकते हैं, चौथी और तीसरी का भी रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब किसी का भी रेशियो निकालो वो हमेशा कितना आएगा, सेम आएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। और फर्स्ट टर्म जो है आपकी, फर्स्ट टर्म वो कितनी आ रही है 1,
ये पहली टर्म है ना, फर्स्ट टर्म क्या आ रही है इसकी 1 आ रही है और कॉमन रेशियो 1/4 है, ठीक है। और ये क्या है आपके पास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसका जो सम होता है SM, ठीक है, वो कितना होता है A/1 - R के इक्वल। A क्या है आपके पास में फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, और ये R क्या है आपके पास में कॉमन रेशियो होता है। तो A तो हो गया 1, तो 1 - R की वैल्यू 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और 1 - 1/4 तो कितना होगा 3/4, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा 4/3। तो यहाँ पर जो आपके पास में सम आया है वो कितना आया 4/3, और सम कौन सी वैल्यू है आपकी ये वाली, इसको हम लोग ऐसे नाम दे रहे हैं सम। तो ये आपके पास में आया 4/3, तो एफ नेट जो होगा बच्चा लोग वो कितना होगा 4/3 KQ² डिवाइडेड बाय A² हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स आएगा आपका कहाँ पर पॉइंट A पर वो कितना आएगा 4/3 KQ² डिवाइडेड बाय A²। क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ है तो दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। और फिर भी नहीं आया तो मेरे को बताइए दोबारा से, ठीक है, मैं आप लोगों को दोबारा से समझाऊंगा नया वीडियो बनाकर। क्लियर है? तो यहाँ पर अपने ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हुए। और भी कोई डाउट्स हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू।